हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्लैनेट। तो बेसिकली आज 20 तारीख है, 20 अप्रैल, और आज से मैं आपको डेली के बैंकिंग अवेयरनेस दिया करूँगा। डेली के रोज़ सुबह आपको 9 बजे तक मिल जाया करेंगे। हालांकि आज थोड़ा सा लेट हो गया है, पहला दिन है, पर आपको हर रोज़ आज से मिलना शुरू हो जाएंगे डेली बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज की जो खबरें हैं बैंकिंग में, उसमें एलआईसी और एनएचबी की खबरें हैं, इसलिए मैंने ये फर्स्ट पेज पे लगाया है। तो लेट्स सी पहली खबर क्या है हमारी। पहली खबर है एलआईसी टाइज अप विथ पेटीएम टू हैंडल डिजिटल पेमेंट्स। तो एलआईसी जो है हमारे यहाँ की लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी वैकेंसी भी आने वाली है, आप सबको पता है ये होगी वैकेंसी आएगी, राइट। तो एलआईसी ने टाई अप किया है पेटीएम के साथ। क्यों? टू हैंडल डिजिटल पेमेंट्स। तो आपको सबको पता होगा, जैसे कोरोना आया है और पिछले 1 साल से 1.5 साल से जो सिचुएशन है और अभी वापस बढ़ रहा है, तो एलआईसी के जितने भी प्रीमियम्स पे हो रहे हैं ना, और बाकी अलग अलग टाइप की जितने भी पेमेंट्स है, वो मेजोरिटी जो है वो डिजिटली पे हो रहे हैं, राइट। तो नाउ अब एलआईसी को रियलाइज हो रहा है कि हाँ भैया, मेरे बहुत सारे प्रीमियम डिजिटली पे हो रहे हैं, तो मुझे अपना जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो जिसमें पैसे रिसीव करते हैं वो उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए उन्होंने टाई अप किया है। बेसिकली किसके साथ टाई अप किया उन्होंने? ये टाई अप किया उन्होंने पेटीएम के साथ, राइट। तो उन्होंने पेटीएम के साथ टाई अप किया है। ठीक है, एक सेकेंड, ये पेन नहीं चल रहा है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। आगे चल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने पेटीएम के साथ टाई अप किया है बेसिकली। अब देखिए आगे क्या है। स्टेट एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड होम ग्रोन पेमेंट्स प्लेयर पेटीएम टू फैसिलिटेट इट्स डिजिटल पेमेंट्स। मैंने वही बताया आपको, उन्होंने पेटीएम को हायर किया है ताकि वो उनकी हेल्प कर सके ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने में, राइट। अगला है लाइफ इंश्योरेंस हैज सॉट अ न्यू डील एज द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पेमेंट्स हैव मूव्ड टू डिजिटल मोड्स। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया खबर। जब आप पढ़ते हो खबर, एक बार आप खबर जान लेते हो, तो आपको सारी चीज़ें जो वहाँ लिखी होती है ना, वो पहले से आपके दिमाग में होती है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उनकी मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रांजेक्शन हैं वो डिजिटली मूव हो गए। कोई भी अब उनके ऑफिस जाके पेमेंट नहीं कर रहा, सब ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ, सब नहीं मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। द तीसरा है द न्यू अग्रीमेंट रिक्वायर्स एन ईजी पेमेंट प्रोसेस, a broader range of payment options, and more players like wallets, banks, etc. in payment channels। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनका पेटीएम के साथ एलआईसी का, उसमें ये बोला गया है कि बेसिकली आपको न्यू अग्रीमेंट रिक्वायर्स इजी पेमेंट प्रोसेस। जो पेमेंट का प्रोसेस हो वो आपको आसान बनाना है, राइट। ये इनको बोला गया पेटीएम को कि आपको हमारा जो पेमेंट प्रोसेस है ये आसान बनाना है। अ ब्रॉडर रेंज ऑफ पेमेंट ऑप्शंस, ज्यादा पेमेंट ऑप्शंस हमें चाहिए अपने प्लेटफॉर्म पे। मतलब बहुत सा आपको पता होगा आजकल बहुत सारे वॉलेट्स हैं। आप पेटीएम कर सकते हो, आप फोन पे कर सकते हो, आप अलग अलग मोड्स हैं, जैसे भारत पे भी है। बहुत सारे मोड्स हैं जिससे आप पे कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि बहुत आप जो है यहाँ पे हमें ज्यादा ऑप्शंस दो पेमेंट करने के लिए, हम अलग अलग तरीके से पेमेंट कर पाए। ब्रॉडर रेंज ऑफ पेमेंट ऑप्शंस, ठीक है। एंड मोर प्लेयर्स, और ज्यादा प्लेयर्स चाहिए हमें, जो जो वॉलेट्स वाले होते हैं और वो बाकी चीजें होती हैं, यूपीआई बेस्ड होते हैं। उन सबको हमें ज्यादा ऑप्शंस दो ताकि लोग जिनके पास पेटीएम नहीं हो, ठीक है, कोई और मीडियम वो यूज करते हो, तो वो उसके थ्रू भी पे कर पाए। तो ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये, इसमें ये साइन हुआ है बेसिकली कि एलआईसी चाहती है कि उनका पेमेंट ऑनलाइन हो, तो उसमें उनको ज्यादा फैसिलिटीज मिले, ज्यादा वॉलेट्स अवेलेबल हो, इनेबल्ड हो, जो पेमेंट जिसके थ्रू लोग पेमेंट कर पाए। तो ये पूरा सिनेरियो है। 17 पेमेंट प्लेटफॉर्म्स दैट हैड बिड प्रोएक्टिवली फॉर एलआईसी कॉन्ट्रैक्ट। जब एलआईसी ने ये कॉन्ट्रैक्ट इशू किया था तो 17 अलग अलग जो पेमेंट प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने बिडिंग करी थी कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, बट फाइनली कौन ले गया? पेटीएम ले गया ये कॉन्ट्रैक्ट, राइट। एलआईसी हैज विटनेस्ड एन अपसर्ज इन ई पेमेंट्स फॉलोइंग द कोविड-19 पैंडेमिक। वही मैंने आपको बताया कि एलआईसी ने अपनी ऑनलाइन पेमेंट रिसीविंग में, जो वो प्रीमियम रिसीव करते हैं, उसमें उन्होंने अपसर्ज देखा है पैंडेमिक के बाद से, कि हाँ उनकी जो ऑनलाइन पेमेंट्स हो रही है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। The PSU insurer collects premium worth 60,000 crore via digital mode। उन्होंने बोला है कि पिछले 1 साल में उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए डिजिटल मोड के थ्रू प्राप्त किए हैं, राइट, उनको मिले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसको देखते हुए इन्होंने ये डिसाइड किया है कि भाई हमें अपनी जो ऑनलाइन पेमेंट मेथड है उसको थोड़ा सा और मॉडर्न करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा और अच्छा बनाना पड़ेगा। तो ये थी पहली खबर। एलआईसी ने टाई अप किया है पेटीएम के साथ ताकि वो उसकी उनकी जो पेमेंट मेथड है, ऑनलाइन पेमेंट मेथड, उसको दुरुस्त बना सके। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट।
नेक्स्ट बोला गया, मैंने बोला था आपको एक खबर एलआईसी से और एक एनएचबी से। मार्केट शेयर ऑफ बैंक्स इन इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स अप, एनएचबी रिपोर्ट। देखो अब ये खबर क्या है मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं लाइन वाइज पढ़ दूंगा। खबर ये है बेसिकली इसमें इसमें ये है कि एनएचबी की एक रिपोर्ट आती है, ये देखिए रिपोर्ट का नाम यहाँ लिखा होगा, ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया रिपोर्ट। ठीक है, एनएचबी जो है वो एक रिपोर्ट जारी करती है जिसका नाम है ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हालांकि इंडिया में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बहुत सारी हैं, बट अभी भी जो ट्रेंड है ना हाउसिंग के लिए लोन लेने का या डिपेंडेंसी जो है हाउसिंग लोन्स की, वो बैंकों के ऊपर ज्यादा है और वो बढ़ती जा रही है। यही बोला गया, मार्केट शेयर ऑफ बैंक्स इन इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स अप, जो मार्केट शेयर है बैंक्स का, ठीक है, जबकि सरकार ये बोल रही है कि हमने आपको एनएचबीज बना के, एनएचबी ने बोला कि हमने आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बना के ही इसलिए दी है कि आप हाउस घर बनाने के लिए जो फाइनेंस है वो एचएफसी से लें। बट ऐसा हो नहीं रहा है रियलिटी में, अभी भी जो लोग लोन है वो बैंकों से ही ले रहे हैं और बैंकों का शेयर बढ़ता जा रहा है। राइट, ये पूरी खबर है। तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल हाउसिंग बैंक्स लेटेस्ट ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया रिपोर्ट, द मार्केट शेयर ऑफ बैंक्स इन इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स हैज गॉन अप, बोला गया कि ऊपर गया है ये, ठीक है। बैंक्स फ्रॉम 62% इन 2017-18 टू 67% इन 2019-20। तो अब एक डेटा दिया हुआ है कि 2017-18 में जो 62% शेयर था बैंक्स का, किसमें, वो हाउसिंग लोन, जो अगर 100 रुपए हाउसिंग लोन दिया जा रहा है उसमें 62 रुपए का लोन सिर्फ बैंक्स देती थी। बाकी जो बच गए, बाकी कितने बच गए, बाकी 38 रुपीज जो था वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी देती थी, जबकि एचएफसीज को पर्टिकुलरली बनाया ही इसीलिए गया है कि वो हाउसिंग फाइनेंस के लिए, हाउसिंग के लिए फाइनेंस कर सके। बट लोगों का ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ है या क्या इश्यू है ये अब जांच का विषय है। बट स्टिल जो लोग हैं वो बैंक्स पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं हाउसिंग के लिए जब वो लोन लेने जाते हैं। राइट, तो उन्होंने बोला कि ये भरोसा जो है और बढ़ गया है बैंक के ऊपर, जो एचएफसीज के लिए मुश्किल खबर है, गलत खबर है, क्योंकि एचएफसीज चाहती है कि भाई बैंकों से धीरे धीरे लोग डाइवर्ट होके एचएफसीज से लोन लेना शुरू करें घर बनाने के लिए। बट 2017-18 में जो 62% था वो 2019-20 में बढ़ के 67% हो गया है। तो ये थोड़ी सी गलत खबर है किसके लिए, एचएफसी के लिए। और while that of housing finance companies has come down from 38% to 33%। वही मैंने बोला ना कि जब 62 था तो हाउसिंग फाइनेंस का शेयर 38 था, जैसे ही ये 67 बढ़ के हुआ ये इसका एचएफसी का शेयर घट के 33 हो गया। तो ये एक अलार्मिंग न्यूज है एनएचबी के लिए और एचएफसी के लिए कि हाँ कुछ तो आपको ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे लोगों को भरोसा हो और लोग एचएफसी के पास आके लोन लें। Outstanding IHLS of banks and HFCs registered year-on-year growth of 8.5% and 3% respectively। तो आउटस्टैंडिंग जो IHLs ऑफ बैंक्स एंड एचएफसीज, तो जो कि बैंक्स और एचएफसीज का जो आउटस्टैंडिंग है ना, रजिस्टर्ड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, तो उसमें जो हुआ है आउटस्टैंडिंग जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है उसमें 8.5% और 3% रेस्पेक्टिवली का क्या हुआ है, हर साल का ये ग्रोथ रेट है बेसिकली। आउटस्टैंडिंग आईएचएलएस ऑफ बैंक्स एंड एचएफसी रजिस्टर्ड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 8.5%। बोला गया बेसिकली ये जो बैंक जो है ना वो 8.5% का ग्रोथ दिखा रही है और एचएफसी जो है वो 3.3% का ग्रोथ दिखा रही है, किस, इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग जो पैसे बचे हुए ना बैंक्स एंड एचएफसी रजिस्टर्ड, तो जो आउटस्टैंडिंग है जो पैसे वो लोन में देती है उसमें जो बेसिकली जो पैसे बचे हुए हैं, जो बकाया है, जो आ नहीं रहे हैं, वो 8.5% है। और जबकि ये इसमें 3% है। तो ये ऑब्वियस है ना, जहाँ पे लोन कम दिए गए होंगे वहां से कम ही आएंगे, मतलब वहां पे कम बेसिकली क्या बोलते हैं डिफॉल्ट होने के चांसेस होंगे। तो ये 8.5% ये अनपेड है, मतलब आउटस्टैंडिंग बकाया है। राइट, चलिए लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड खबर आज की। तीसरी खबर ये है कि ग्राम कवर एंड एआईसीआई, दैट इज एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ने टाई अप किया है टू एनहांस रूरल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। आप सबको पता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन तो वैसे इंडिया में बहुत कम है, राइट, और गांव में तो वैसे ही बहुत ज्यादा कम है। तो अब हुआ क्या है कि हमारी जो एआईसीआई है, दैट इज एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसने पार्टनरशिप करी किसके साथ, ग्राम कवर के साथ, टू कलेक्टिवली इनहांस रूरल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, ताकि जो रूरल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, ऐसे किया जा सके कि गांव में जो है लोग इंश्योरेंस लेना शुरू कर दें। ठीक है, चाहे वो उनके फसलों के लिए हो या ट्रैक्टर्स के लिए हो या किसी और चीज के लिए हो, बट वो इंश्योरेंस लेना स्टार्ट कर दें, क्योंकि गांव में जो है इंश्योरेंस का प्रचलन बहुत कम है। राइट, तो इसलिए
एआईसीआई ने ग्राम कवर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि हाँ भैया आपको पेनिट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, यू हैव टू वर्क ऑन इट, राइट, एंड गेट दी टारगेट्स ऑफ द गवर्नमेंट अचीव्ड। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है। तो ग्राम कवर है क्या? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये ग्राम कवर है क्या? तो ग्राम कवर इज अ टेक इनेबल्ड इंश्योरेंस मार्केट प्लेस। ग्राम कवर जो है ये टेक इनेबल्ड है। आपको पता है टेक्नोलॉजी बेस्ड ही सब कुछ हो गई है अब इंडिया में, बहुत सारी चीजें, कोई भी अब जो पुराने ढर्रे पे चीजें नहीं चल रही, हर चीज एडवांस हो गई है। तो ग्राम कवर इज अ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंश्योरेंस मार्केट प्लेस। ये एक इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है जो कि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड है। फॉर किसके लिए? रूरल इंडिया के लिए है। सीक्स टू एड्रेस द रूरल इंश्योरेंस प्रॉब्लम। ये बेसिकली करती है गांव में जो प्रॉब्लम होती है ना इंश्योरेंस को लेके, वो उससे डील करती है बाय यूजिंग अ 360 डिग्री अप्रोच एंड सिनर्जिस्टिक बिजनेस मॉडल। 360 डिग्री अप्रोच यूज करके, राइट, 360 डिग्री अप्रोच यूज करके, 360 डिग्री से आप क्या समझते हो? बेसिकली एबी डिविलियर्स को हम 360 डिग्री प्लेयर बोलते हैं, वो हर जगह शॉट्स मार सकता है। तो बेसिकली 360 डिग्री अप्रोच ये होती है कि कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, एक इंसान को जो गांव में रहता है, ठीक है, उसको आप इंश्योरेंस देना चाहते हो तो उसको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम से डील की जाएगी बाय ग्राम कवर। तो इसको बोलते हैं हम 360 डिग्री अप्रोच। कोई भी लूप होल नहीं छोड़ा जाएगा जिससे ऐसा हो कि वो समहाउ कन्विंस हो जाए कि भैया नहीं लेना चाहिए, राइट, क्योंकि इनका टारगेट ये है कि हमें पेनिट्रेशन बढ़ाना है, लोगों को इंश्योरेंस पे भरोसा बढ़ाना है लोगों का, ताकि वो खरीदें, ठीक है। Since inception, enabled over 1.3 million Indian farmers with insurance through its technology-led distribution and servicing model। ये देखो, तो इन्होंने अच्छा काम किया तो परफॉर्मेंस दिख गई आपको। जब से इसकी शुरुआत हुई तब से इन्होंने 1.3 मिलियन इंडियन फार्मर्स को इंश्योरेंस दे दिया है या बेच दिया है, बेसिकली उनको कन्विंस करके, उनको समझा के कि हाँ भैया ये अच्छी चीज है, आपके लिए इसमें कुछ भी घाटा नहीं है, और अगर आपको कोई नुकसान होता है तो आप यहाँ से भर सकते हो, ठीक है, यहाँ से आपको पैसे मिल जाएंगे। तो बेसिकली जब से ग्राम कवर का इंसेप्शन हुआ है, उन्होंने 1.3 मिलियन इंडियन फार्मर्स को इंश्योरेंस बेचा है अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू, अपनी कन्विंसिंग पावर के थ्रू, लीड डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू और सर्विसिंग मॉडल के थ्रू उन्होंने ये करके दिखाया है। अंडर दिस एमओयू, इस एमओयू के अंदर ग्राम कवर विल फोकस ऑन मार्केट एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वाइडली ग्रोन क्रॉप्स। इसके थ्रू ग्राम कवर क्या करेगा? ग्राम कवर मार्केट एनालिसिस करेगा कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है, और जो हमारे फार्मर्स हैं वो कौन सा क्रॉप जो है वो सबसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, एज वेल एज नीड बेस्ड रूरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ताकि वो नीड बेस्ड, जिस चीज की उनको जरूरत है वैसा ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट बना के उनको दें। आप रैंडमली कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट जाके गांव में बेचोगे भाई, नहीं बिकेगा। उनकी जरूरतें अलग हैं, शहरों वालों की जरूरतें अलग है। तो आपको गांव में गांव की जरूरतों के हिसाब से इंश्योरेंस प्रोडक्ट दोगे तभी वो बिकेगा। तो दिस इज व्हाट Gram cover is doing right now and they are performing really good. So let's move on to the fourth news of the day. ओके, ये अच्छी खबर है, अच्छी खबर है, मतलब एग्जाम के लायक खबर है, तो पढ़ लीजिएगा। एसबीआई की बात हो रही है इसमें, और आप प्रिपेयर करते हो तो एसबीआई के पेपर्स आते ही हैं, राइट। तो एसबीआई कैप्स टू बी ट्रांजैक्शन एडवाइजर फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ जेएनपीटीज कंटेनर टर्मिनल। देखो बेसिकली हुआ क्या कि जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनल जो है, दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है, सरकार उसको प्राइवेट करने जा रही है। वैसे भी देश बिक रहा है भाई, अब कि क्या ही बच जाएगा समझ में नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, पढ़ाई करते हैं। स्टेट रन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जेएनपीटी हैज हायर्ड एसबीआई कैप्स लिमिटेड। उसने एसबीआई कैप्स को हायर किया है टू एक्ट एज अ ट्रांजैक्शन एडवाइजर फॉर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ कंटेनर टर्मिनल रन बाय द पोर्ट अथॉरिटी इटसेल्फ। तो कंटेनर टर्मिनल जो है उसको पोर्ट अथॉरिटी ओन करती है, ठीक है, उसको बेचना है, उसके लिए उन्होंने एसबीआई कैप्स को अपना ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त किया है, राइट। जो भी ट्रांजैक्शन होगी जिसके थ्रू ये बिकेगा उसमें एसबीआई उनको असिस्ट करेगी ताकि उनको अच्छा पैसा मिल पाए और एक सही बायर मिल पाए, राइट। तो ये है पूरी खबर। द प्लान टू प्राइवेटाइज द टर्मिनल थ्रू द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो जो ये प्लान है इसमें ये बोला गया कि हम इसको प्राइवेट करेंगे थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब ये होगा कि ये प्राइवेट तो हो जाएगा पर इसमें सरकारी शेयर होगा, बट वो शेयर 50% से कम हो जाएगा। तो अगर 3 पार्टनर होते हैं, मान लो एक गवर्नमेंट भी पार्टनर होती है, पर किसी एक बंदे का आई मीन 51 से ज्यादा हो गया और गवर्नमेंट का 20-22% शेयर हुआ या 10% शेयर हुआ, तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं रहेगी ना। उसमें ये बोला जाएगा गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की है उस पर्टिकुलर कंपनी में, बट वो कंपनी जो मेजोरिटी शेयर होल्डर होंगे उनकी होगी, राइट।
तो यही बोला गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ये प्राइवेटाइज किया जाएगा। रूट वाज क्लियर्ड बाय द पोर्ट्स बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इन दिसंबर, और इसको कि हाँ भैया ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इसको प्राइवेटाइज किया जाएगा, इसको अप्रूवल मिल गया है। पोर्ट्स बोर्ड ट्रस्ट ने इसको फाइनली अप्रूव कर दिया कि हाँ हम करने जा रहे हैं, हम कर सकते हैं इसको, हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट 863.31 करोड़। ये जो प्रोजेक्ट है पूरा प्राइवेटाइज करने का, और ये प्रोजेक्ट जो है 863.31 करोड़ का होगा, इंक्लूडिंग बर्थ अपग्रेडेशन एंड रिप्लेसमेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ अदर इक्विपमेंट। क्योंकि जब आप जब आप कोई चीज बेचते हो बेसिकली, तो आप उसको इस लायक तो बनाते हो ना कि हाँ भैया जो खरीदने वाला है वो देख के इम्प्रेस हो जाए। तो इस पूरे प्रोसेस में जो आप जेएनपीटी पोर्ट ट्रस्ट को जेएनपीटी का एक जो टर्मिनल है बेसिकली कंटेनर टर्मिनल, आप उसको बेच रहे हो, तो उसको आपने पहले बेचने लायक बनाना है, राइट। जो बेसिक थोड़ी मोड़ी चीजें अप डाउन है उसको आप ठीक करोगे, ताकि आपको एक अच्छा वो मिल पाए, पेमेंट मिल पाए, एक अच्छा ग्राहक मिले, ताकि अच्छी अमाउंट मिल पाए। तो उसके लिए 863.31 करोड़ का बजट रखा गया है कि इतना बजट खर्च होना चाहिए, और उसके बाद आपका ये कंटेनर बिक जाना चाहिए, राइट। तो ये पूरी कहानी है। इसके लिए एसबीआई कैप्स को इन्होंने अपना ट्रांजैक्शन एडवाइजर चुना। मूव्ड ऑन टू द next news of the day, and the next news is Amazon unveils $250 million Sambhav Venture Fund for startups and entrepreneurs। ठीक है, तो बेसिकली Amazon ने $250 मिलियन का संभव वेंचर फंड अनवील किया है। किसके लिए किया ये स्टार्टअप्स के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। जो एंटरप्रेन्योर्स आजकल बहुत ज्यादा इंडिया में बन रहे हैं और स्टार्टअप्स हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए Amazon ने $250 मिलियन का संभव वेंचर फंड बनाया है। तो Amazon India on Thursday announced a $250 million Amazon संभव वेंचर फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए $250 मिलियन का Amazon संभव वेंचर फंड बनाया है। The venture fund will specifically focus on encouraging the best ideas to digitize SMBs। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करेगा, लोग उनको सपोर्ट तो करेगा एंटरप्रेन्योर्स को और स्टार्टअप्स को, बट दैट विल एंटायरली डिपेंड अपॉन द आइडिया। अगर उनको आइडिया पसंद आएगा तभी वो सपोर्ट करेंगे, हर चीज को वो सपोर्ट नहीं करेंगे। द वेंचर फंड विल स्पेसिफिकली फोकस ऑन एनकरेजिंग द बेस्ट आइडियाज। वो सिर्फ बेस्ट आइडियाज को ही सपोर्ट करेंगे टू डिजिटाइज एसएमबीज, ताकि एसएमबीज को डिजिटाइज किया जा सके। ड्राइव टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन इन एग्रीकल्चर टू इम्प्रूव फार्मर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ऐसी उसको उसको करेंगे ताकि जो फार्मर्स की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। आप कुछ ऐसी इनोवेशन लाइए जिससे फार्मर्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके, एंड इनेबल देम टू ब्रिंग द बेस्ट ऑफ इंडिया फार्म्स टू कंज्यूमर्स। और उसको इनेबल करेगी कि आप हेल्प कीजिए कि इंडिया का जो प्रोडक्ट बनेगा ना, जो फार्म वर्क प्रोड्यूस करेंगे, उसका जो बेस्ट प्रोडक्ट है ना वो कंज्यूमर के पास पहुंचे। तो ये पूरा मकसद है इसका, राइट। Amazon का जो $250 मिलियन संभव वेंचर कैपिटल है, इसका मकसद ही ये है कि आप फंड कीजिए स्टार्टअप्स को, आप एनकरेज कीजिए उनको कि हाँ भैया आप बेस्ट काम करके दीजिए हमें, ठीक है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बट द अल्टीमेट एम इज कि आप कुछ इनोवेशन लेके आइए एग्रीकल्चर के फील्ड में, ताकि जो फार्मर्स हैं उनकी प्रोडक्शन इंप्रूव हो सके, और उनकी क्वालिटी, जो क्वालिटी होगी ना जो प्रोडक्ट की, जो वो उपजाएंगे, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके। तो ये पूरा सिनेरियो है। एज अ पार्ट ऑफ द फंड Amazon announced an investment M1 Exchange, a startup focusing on invoice discounting market based exchange for MSMEs। तो इसमें अलग अलग चीजें MSMEs के लिए स्टार्ट की गई है। दिस इज नॉट रेलेवेंट, ठीक है। Amazon expands local shops program to 50,000 ऑफलाइन रिटेलर्स, राइट। तो इसी के अंदर जो संभव प्रोग्राम है, इसके अंदर ये भी बोला गया Amazon ने जो लोकल शॉप्स होती है ना, जो हमारे आपके घर के आसपास लोकल शॉप्स होती है, पहले उसकी गिनती कम थी। अब Amazon ने क्या बोला कि आप भी Amazon पे बेच सकते हैं। तो उन्होंने जो उनका बार था वो पहले शायद कम था, अब उसको बढ़ा के 50,000 ऑफलाइन रिटेलर्स जो हैं उसको कर दिए। अब जो आपके आस पड़ोस में जो दुकानें हैं वो भी Amazon पे सेल कर सकती हैं, और उसका टोटल नंबर 50,000 कर दिया, 50,000 दुकानें तक टोटल Amazon पे सेल कर सकती हैं। ये भी संभव वेंचर कैपिटल का, संभव वेंचर फंड जो है इसका ही एक पार्ट है, जिसमें वो हर चीज को लेके चलना चाहते हैं आगे। जो आपके लोकल वेंडर हैं, लोकल शॉप हैं, जो किराना दुकानें होती हैं, उनको भी वो मौका देना कि हाँ भैया आप भी Amazon पे अपना सामान बेच सकते हैं। न्यू वेंचर स्पॉटलाइट नॉर्थ ईस्ट, इसी में एक तीसरी चीज भी है। पहला तो मैंने आपको बताया कि पहला है कि वो एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट, कि आप एग्रीकल्चर के फील्ड में इनोवेशन लेके आइए ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़े, हमारी क्वालिटी बढ़े। दूसरा, वो लोकल शॉप्स जो हैं, लोकल किराना शॉप्स, उनको अलाउ कर रहे हैं कि भैया आप आइए हमारे Amazon पे बेचिए। टोटल 50,000 उन्होंने बढ़ा दी है, पहले डेडलाइन शायद 10-20 हजार की थी, मैं आपको देख के बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, पर ये 50,000 की हो गई है, मैं कमेंट कर दूंगा बेसिकली कितनी थी। न्यू वेंचर स्पॉटलाइट नॉर्थ ईस्ट। अब एक तीसरी चीज जो है, एक न्यू वेंचर आया है जिसका नाम है स्पॉटलाइट नॉर्थ ईस्ट।
The Spotlight Northeast is an initiative made by Amazon India. ये एक Amazon India का initiative ये आपको पता है, and aims to bring 50,000 artisans, small businesses and weavers from Northeast India online by 2025. तो इसका टारगेट ये है बेसिकली कि 50,000 आर्टिजन्स को, स्मॉल बिजनेसेस को और वीवर्स को ऑनलाइन लेके आना, नॉर्थ ईस्ट के उनको ऑनलाइन लाना है 2025 तक। ये पूरा टारगेट था। तो ये है पूरा 250 मिलियन का संभव वेंचर अमेजोन का। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। टोटल 6 खबरें थी आज, 5 खबर थी आज के लिए। ठीक है, तो आई होप सो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको हर रोज ऐसी ही चीजें, ऐसी ही डिटेल में बैंकिंग अवेयरनेस देता रहूंगा, बिकॉज आप सबको पता है बैंकिंग से कितने सवाल आते हैं। मैं तो आपको सच बता रहा हूँ, जो पिछले साल के जितने भी एग्जाम थे मैंने उसमें देखा है कि जितने सवाल आए उसमें 50% से अबव सवाल बैंकिंग से थे, और लोगों को पेपर टफ इसलिए लगा था क्योंकि लोग बैंकिंग ढंग से पढ़ते नहीं है, हवा में ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाते हैं। तो बाकी ये आपकी चॉइस है, आप देखिए आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना। ठीक है, बट बैंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, थैंक यू सो मच।